देखिए बच्चों, आज हम कुछ मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस को लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले मॉडल पेपर में आपके पास जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर बन के आएगा, उस पेपर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस कैसे एडजस्ट होंगे उसको तैयार करते हैं। तो शुरुआत में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप। तो इनके सॉल्यूशंस कुछ कराता हूँ मैं आपको। देखिए आज स्टार्ट करें। इसमें जो आपके पेपर का सेक्शन ए होगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें इस तरह आपको राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, द आंसर शीट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुन के आपको ए बी सी डी आपको करेक्ट आंसर्स देने हैं इसमें। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, आपको रेशनल नंबर दिया है 1 to 9 अपॉन 2 to the power 5, 5 to the power 7 एंड 5 की पावर फिर से 7। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो किस तरह का होगा। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ए में टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सी ऑप्शन आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है आंसर। और डी ऑप्शन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखो यहाँ पे क्या चीज है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको देख के बताना है कि ये किस टाइप का है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेट भी है, खत्म नहीं हो रहा है और लगातार रिपीट होती जा रही है आपके पास कुछ डिजिट्स। और चौथे ऑप्शन में आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है एक्सपेंशन, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हम अगर देखते हैं, देखो अपने पास ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होना कैसे चेक करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। अगर डिनोमिनेटर मतलब जो आपका हर होता है भिन्न है, आपकी ये फ्रैक्शन रेशनल फंक्शन, तो इसमें अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। जो डिनोमिनेटर आपका है वो डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर्स या 5 की पावर्स या फिर बोथ, अगर केवल 2 की पावर्स मिलती हैं, 5 की पावर्स मिलती हैं, दोनों मिलती हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाएगा आपके पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी इसकी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर, इसमें ओनली 2 की पावर्स है और 5 की पावर्स है, केवल इन दोनों की है। तो आपका कैसा आ जाएगा? और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए, टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके पास 4 ऑप्शन इसमें है। ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4, सी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 एंड डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताया गया था, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्मेशन का आपका पॉलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिलती है? 2, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म, बी में भी एक्स स्क्वायर की टर्म है और सी में भी एक्स स्क्वायर की टर्म। बाकी जो टर्म्स इससे छोटी हैं, एक्स
कि पावर 2 से ज्यादा कोई टर्म नहीं, लेकिन डी ऑप्शन में आपके पास जो मैक्सिमम पावर की टर्म है वो एक्स क्यूब है, 2 से ज्यादा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। 2 क्वेश्चन ये। अब बात करते हैं तीसरे की, आपका थर्ड क्वेश्चन। आपका है विच इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन x plus y plus 4 is equal to 0, is equal to 4, sorry, x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। ऑप्शन ए आपके पास है, इसमें x is equal to 3, y is equal to 1। ऑप्शन बी है आपका x is equal to 1, y is equal to 3। ऑप्शन सी है आपके पास x y दोनों की वैल्यू 2 है, एंड ऑप्शन डी है आपका x 4 y 0। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन पेयर है, मतलब जोड़ा है एक लीनियर इक्वेशन का, दो वेरिएबल x और y का। अब इन्हें सोल्व करने की आपके कई मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, एक आपकी ग्राफ मेथड थी, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिस मेथड से आपको इजी लगता है उससे कर लीजिए। ये तो सीधे सीधे आपका एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहती थी आपको कि आपको ये एक वेरिएबल इक्वल करना होगा। अब यहाँ तो दोनों ही इक्वल है, तो किसी को मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो y टू y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, x और x ऐड हो जाएंगे 2x, और 2 और 4 ऐड हो जाएंगे 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। अब इस x की वैल्यू को कोई सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो आपके x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। थर्ड क्वेश्चन हुआ आपका। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ मेथड यूज्ड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास 4 यहाँ पे मेथड दे रखी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की। फैक्टराइजेशन मेथड है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपकी परफेक्ट स्क्वायर, सी ऑप्शन में आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों की तीनों, बाकी ऊपर वाली तीनों। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ध्यान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेशन की, इसे सॉल्व करने की जो मेथड्स थी तो तीनों मेथड है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, बीच वाले इस पार्ट के 2 पार्ट करते हो, इनका मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई इक्वल आए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका सिर्फ दर्ज आ रही है फॉर्मूला। तो तीनों मेथड्स आपकी करेक्ट है, तो आपकी कौन सी हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फोर्थ हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दी है 4 10 16 22 इस टाइप में। आपको बताना है विच इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर एपी। एपी के लिए आपको पता हो तो एपी की जो टर्म थी उसमें पहली टर्म जो ये फर्स्ट टर्म है ए, और कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फॉर्मूला था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, थर्ड में सेकंड माइनस कर लीजिए, फोर्थ में से थर्ड है, मतलब जो आपकी बाद में आती है सेकंड नंबर पे जो टर्म आएगी उसमें से फर्स्ट वाली टर्म आपको माइनस कर देनी है। तो ये बस 10 माइनस 4 यानी कि 6, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म 4 और जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ जाएगा।
तो आपके इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए था आपका 10-5, बी आपका ऑप्शन है 4-6, सी आपका ऑप्शन है 4-10 एंड डी आपका ऑप्शन है 6-10। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। 5 क्वेश्चंस आपके। अब नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका भैया 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। किसी सर्किल की रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है देन डायमीटर ऑफ सर्किल इज, डायमीटर बताना आपको। अब आप जानते हैं डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है डी इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस का डबल होता है। तो आपका हो जाएगा 3.5 इंटू 2, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन हुआ आपका, इसमें ऑप्शन ए था आपका 6 सेंटीमीटर, बी था 7 सेंटीमीटर, सी था 8 सेंटीमीटर और डी था नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, 7th क्वेश्चन ये है आपका पॉइंट -35, ये कोई पॉइंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, कौन से चतुर्थांश, चौथे पार्ट में। आप कार्डिनल सिस्टम को जब तोड़ते हो इस तरह, तो आपके जो एक्सिस बनते हैं इस तरह बनाते हो आप एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसकी दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि जब आप पॉइंट लिखते हो एक्स वाई, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है, दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपकी एब्सिसा होगी वो नेगेटिव और जो ऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे आपके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव और जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव। तो अब ये पॉइंट देखिए आपका जो है कौन से क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है, सेकंड से लाई कर रहा है। एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, 7th हुआ आपका। 8th की बात करते हैं। 8th में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो टेबल याद होनी चाहिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 45 तो cot इसका रिवर्स, उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। ये आपका ऑप्शन। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन हुए आपके। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो आपको ये रूल लिखाया गया है कि cos 90 माइनस थीटा अगर है तो इसकी वैल्यू sin थीटा के इक्वल होती है। ये रूल आपका, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो cos की जगह तो हो जाएगा sin और एंगल आपका ये sin 48 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन आपका है। इसमें मीन के फॉर्मूले दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है। a इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, b दे रखा है आपका समेशन ऑफ x प्लस ah अपॉन n, c फॉर्मूला आपका गिवन है समेशन ऑफ fx अपॉन n कैपिटल N, और d आपका ऑप्शन दे रखा है समेशन ऑफ fd अपॉन n कैपिटल N। ये है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मीन का फॉर्मूला नहीं है। तो आप अच्छी तरह जानते हो अगर मीन में अनग्रुप डाटा मिलते हैं तो उसमें फॉर्मूला ये है सीधे सीधे सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सीधे से निकल आएगा मीन का फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला जब आपको जो डाटा है वो ग्रुप डाटा दे दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे दी साथ साथ ऑब्जेक्ट्स के, तो समेशन ऑफ fx दोनों का मल्टीप्लाई करके और समेशन ऑफ
फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन की वैल्यू क्या थी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उसका डिवाइड करके मीन आ जाता है। और ये डेविएशन वाला सिस्टम था आपका। ये तीनों फॉर्मूले ए, सी एंड डी यूज होते हैं किसी स्टैटिक्स में अपने किसी डाटा के लिए उसका मीन फाइंड करने के लिए, जबकि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन पूछा था कौन सा एक मीन का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन हो गए। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर बनेगा, मॉडल पेपर जो वहाँ पेपर आएगा उसका मॉड्यूल बना रखा है। उसमें स्टार्टिंग में आपके पास कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपना देखते हैं। इसका 11th क्वेश्चन है, आपके पास एक टेबल दे दी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास x एंड f गिवन है। x आपका 5, 7, 9 एंड 11। इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4, 8, 6 एंड 2। आपको फाइंड करनी है इसकी मोड फाइंड करना है। अब देखो इस तरह के सिस्टम में मोड फाइंड करने की दो मेथड्स थी। एक तो आपका अगर ग्रुप डाटा इंटरवल में दिया हो तो वो फॉर्मूला आपका, बाकी सीधे सीधे अगर डाटा इसी तरह हो बस ओनली, तो मोड जो चीज होती है, मोड बहुलक मोड जो होता है, इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी है वो देखो कितनी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, जो कौन से x की, x इक्वल टू 7 की, x इक्वल टू 7 की। तो आपका जो मोड होगा वो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मोड हो जाएगा 7 आपका। 11th क्वेश्चन हुआ। और अब इसका 12th क्वेश्चन आपका। 12th क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 15% एंड d इज इक्वल टू 0.7। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटीज के बारे में ध्यान से देखिए। जो प्रोबेबिलिटीज है अपनी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सबसे पहली चीज तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, और 1 से कभी भी बड़ी नहीं होती। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में यानी कि इक्वल होती है। ये आपके पास होगी इस तरह, आपके पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या उससे कम और 0 या उससे बड़ी होती है। तो आपके पास ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बी ऑप्शन आपका। अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के मिलेंगे, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। तो जैसे ये है स्टार्टिंग में एक आपके पास 13th क्वेश्चन ही मान लेता हूं मैं इसको। एक कंडीशन गिवन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इफ then solution of linear pair is। देखो आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती है, देखो उनके बारे में समझाता हूं आपको कि आपके पास दो वेरिएबल की चलेंगी फिलहाल। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ प्लस c1 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या इन रेशियोज को निकालना है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। यहाँ 3 सिचुएशंस हैं आपकी। 3 सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं आए, तो इस कंडीशन में जो आपका ये लीनियर सिस्टम होता है ये कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंस यानी कि संगत। और इस कंडीशन में जो दो लाइनें होती हैं
ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो इनसे बनने वाली जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इस कंडीशन में इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ये पहली टाइप आपकी, आप रेशियोज चेक कर सकते हो आराम से। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड ऑप्शन आपका, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। दूसरी कंडीशन है कि आपके x और y के रेशियोज हैं, ये तो इक्वल हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आया, उस कंडीशन में क्या होगा आपका ये, इस कंडीशन में इसके सिस्टम को आप इनकंसिस्टेंट बोलोगे, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, क्या कहेंगे आप, असंगत, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इस वाली कंडीशन में जो आपकी लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये सेकंड कंडीशन होगी आपकी। अब ये आपकी जो बची है, जो क्वेश्चन आपका था ये थर्ड कंडीशन थी। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो, अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में हम इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसको बोल दोगे, इनकंसिस्टेंट। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि यहां दोनों ये बराबर हैं आपके। और इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। आप इस तरह समझ सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो नो आंसर, नो सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन में जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट, हिंदी में बोलते हैं संपाती, एक के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। ये आपकी थी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके पास एक एपी दे रखी है आपके पास, 14th क्वेश्चन आपका 10, 8, 6, 4 इस टाइप में। आपको इसकी 7th टर्म बतानी है, 7th टर्म। तो हम जानते हैं एपी के लिए जो an का फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपको कौन सी टर्म निकाली, 7th टर्म। तो n की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 है। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, इसकी वैल्यू आपकी 10 है। और d जो होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 आ जाएगा, 8 माइनस 10 पुट कर दीजिए रूल में आपको। तो a7 क्या आएगा आपका, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस का 2। तो आपका ये हो गया 10, ये बचे 6 इंटू 2 करोगे तो माइनस के 12, ये आ गई। आपका कितना आंसर आ गया, -2। तो इस क्वेश्चन की 7th टर्म क्या होगी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक सर्किल की एक्सरसाइज से आपके, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन सर्किल फ्रॉम पॉइंट ऑफ आउटसाइड द सर्किल। कोई सर्किल है, इसके आउटसाइड से मतलब बाहर कोई पॉइंट है, इससे इसकी कितनी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी बाहर के पॉइंट से किसी सर्किल की हमेशा केवल 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं बस। आप इस चीज को भी देखिएगा आराम से, अगर कोई बाहर पॉइंट सिचुएटेड है सर्किल के तो उससे इसकी 2 टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई पॉइंट अंदर स्थित है उससे इसकी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची, कोई टेंजेंट नहीं पड़ेगी, 0। और अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्किल है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो उससे हमेशा एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका है इस बारे में। कोई 2 पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ab, उसका फॉर्मूला क्या था अपना, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच का।
नेक्स्ट इसका एक आपका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम कि साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, cos थीटा। और एक पूछा आपके पास का लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें 18th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 7 4 6 3 8 5 9 7 स्टेप आपके पास, 7 ये आपके एक्स की वैल्यूज है, तो इसकी मीडियन बतानी है। अब ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना। देखो मोड का तो सीधा था, मोड था क्या था, मोड का सीधे से सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मोड निकल जाएगा। सॉरी मीन का क्या था, मीन अगर निकालना हो तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, सबको जोड़ के और जितनी नंबर है सबका भाग दे दो, मीन निकल आएगा। मोड का थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, जो मोड निकलेगा, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, मोड जो आएगा तो इसमें आप इनको ग्रुप करके देखो नंबर कितनी कितनी बार आए हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो आपका मोड कहलाएगा। बात आती है मीडियन की, मीडियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मीडियन कैसे निकालते हैं, इनको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, x इज इक्वल टू असेंडिंग ऑर्डर बनाओ इनका, तो 3 4 फिर 5 6 7 8 एंड 9, 7 आपके यहाँ डिजिट है। असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने के बाद अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो कितनी है, 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कितनी है, 7। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ओड और इवन, सम और विषम। तो अगर ये ओड है, अभी फिलहाल ओड नंबर है, n इज इक्वल टू 7, ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर के लिए आप क्या करना है, आपकी जो मीडियन होगी, मीडियन का रूल होगा ओड नंबर्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। अब देखो 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 4, 8 अपॉन 2 4, फोर्थ टर्म देखो कितनी है अपनी इसकी, 1 2 3 4, ये आपकी फोर्थ टर्म है 6, तो इसकी मीडियन कितनी हो जाएगी, कैपिटल M से लिखते हैं, ये हो जाएगी आपकी 6। अगर यहीं पे ये नंबर ओड होता, सॉरी ओड तो है, इवन होता, अगर इवन नंबर होता हम क्या करते, इवन नंबर में हम करते मोड, मीडियन कैसे निकलती इवन नंबर में, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती तो मीडियन निकालने का तरीका होता n/2, ये कौन सी टर्म बनी आपकी, प्लस इससे एक अगली टर्म n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों टर्म को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते, ये आपकी मीडियन आ जाती। अनग्रुप डाटा मीडियन ऐसे निकाल लेते हैं हम। ये आपके थे स्टार्टिंग के इसके क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आधा पार्ट अगले वीडियो में इसका डालेंगे फिर आपको।